आप देख रहे हैं 2 साल मोदी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। न्यूज 24 के महामंच पर इस वक्त संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं, जो मोदी राज में मुस्लिमों से भेदभाव के सवालों का जवाब दे रहे हैं। नकवी के साथ बहस में कांग्रेस के RPN सिंह और जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी भी हिस्सा ले रहे हैं। दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का, और मैं आईना सजाता हूं। दौर है संग आजमाई का और मैं आईना सजाता हूं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बढ़ाता हूं। तो इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप जो है वो हमारे 2 साल पे घोटालों के घंटाघर की बात नहीं कर रही हैं। आज हमारे 2 साल पे आप आकाश से लेकर पाताल तक जो चौतरफा जनधन की लूट हुई थी उसकी बात नहीं कर रही हैं। मैं वो भी कर आज आप इन दो वर्षों में आप जो है वो ऐसे तमाम सवालों पे जो सवाल की लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं उसकी अनदेखी की बात नहीं कर रही हैं। हाँ, बात आप कर रही हैं, आप अवार्ड वापसी की बात कर रही हैं, आप इंटॉलरेंस की बात कर रही हैं। अरे भैया, 2020 में अंग्रेजों ने किसी को अवार्ड दिया और वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से अवार्ड निकाल के मोदी जी को वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वापस ले लो, अंग्रेजों ने हमें दिया था, हमें नहीं रखना है। ये मेरा सवाल तो ये हमारा ये सवाल है कि न कहीं इंटॉलरेंस है, न कहीं पे जो है वो असहिष्णुता है, न कहीं पे जो है वो सांप्रदायिक उन्माद है, न कोई घर वापसी है, न कोई किसी तरह का कोई हंगामा है। मुझे लगता है कि जब इश्यूज चुक जाते हैं, इश्यूज खत्म हो जाते हैं, जब मुद्दों का दिवालियापन हो जाता है, तो इस तरह के नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने की कोशिश होती है। करकरे साहब को आप शहीद करकरे कह रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में ही एक बाटला हाउस कांड हुआ था, उसमें मोहनचंद शर्मा भी मारे गए थे। आज तक कांग्रेस की तरफ से शहीद और ऐसा कोई शब्द का उनके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। और इवन जो लोग जिन्होंने मारा मिलने गए थे, मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड जो प्रयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और अभी आप उस समय गृह राज्य मंत्री थे। नहीं, उस समय मैं नहीं था गृह राज्य मंत्री, पर आपका जवाब मैं दे देता हूं। अगर आपने, मुझे लगता है शीला दीक्षित जी का जो उन्होंने उनके बारे में कहा था और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा था, उनको पूरा सम्मान दिया गया था और हमने उनसे भेदभाव नहीं की गई थी। और जब किसी ने कहा था कि उनको शहीद नहीं माना जाए, तो कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको कोई अगर उसमें त्रुटि दिखा रही है, उसमें सुधार लीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल शर्मा जी को बिल्कुल उतना ही सम्मान दिया जा रहा है। त्रुटि अगर आपके दिमाग में कहीं थी, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ कर लीजिए। और हमने भेदभाव नहीं किया है, धर्म और जात पर भेदभाव नहीं किया है। परंतु जो आज हम देखते हैं, हेमंत करकरे साहब जब उस समय उनका देहांत हुआ था, जब उस समय उनको मारा गया था, उस समय आपके संगठनों ने उनके बारे में उनको देशद्रोही तक का दर्जा दिया था। उससे पहले शायद वो अगर आपको याद नहीं हो तो मैं उसको आपको याद फिर दिलवा देता हूं। आप ही के संगठनों ने उनको देशद्रोही का तगमा दिया था या नहीं दिया था? हाँ या नहीं, इतना बता दीजिए। दिया था ना। और आज भी कहते हैं, जब उनकी बात हुई, ट्रेटर इस्तेमाल होता है। अफसोस की बात है कि हेमंत करकरे जिसने अपनी जान तक दे दी, उसको आप लोग देशद्रोही का तगमा देते हैं और आप हमको कहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। RP सिंह जी, दरअसल क्या है, झूठ की एक लिमिट होती है, झूठ की एक लिमिट होती है। और मुझे लगता है कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हर किसी बात को झूठ नहीं। करकरे के लिए किसी ने कोई देशद्रोही का शब्द प्रयोग नहीं किया। नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, आप दिखाइए तो मानेंगे हम ऐसे नहीं, बिना प्रमाण के आप बात कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। हाँ, दिखा तो मान लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे और ऑनलाइन आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज जाता है, इसलिए बिना प्रमाण के ऐसे इस प्रकार के मैसेज पर बात नहीं करनी चाहिए। बात से तटस्थ हूं। जैसे लोगों ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने बात नहीं की थी हेमंत करकरे से, बाद में दिग्विजय सिंह ने बता दी थी ना कि हेमंत करकरे ने बात करी थी। और अगर बात होती है झूठ की, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, हमें तो नहीं कहा जाता है। 60 साल जो र्यूमर पे अपनी पूरी राजनीति की हो, वो हमने तो नहीं किया। अब कम से कम आप लोग सत्ता में 2 साल में पूर्ण बहुमत से हैं, कम से कम अब र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी का काम बंद करिए। देश ने आपको मौका दिया है देश चलाने का, सरकार चलाने का, तो उसका काम करने की कोशिश करिए, वो बेहतर। चलिए आगे, अगला सवाल। नकवी साहब, आपने बहुत अदब के साथ कहा कि सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ। पिछले 2 सालों में
सच्चर की एक भी सिफारिश आपके मंत्रालय से पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसएस उसका विरोध करती है। पहली बात। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आपने बहुत बड़ा प्रवचन किया, बड़ा अच्छा लगा। काश ये किसी और चीज पर भी होता तो दिल को बहुत सुकून मिलता। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, क्या इस देश की सरकारें अब लोकतंत्र और जनतंत्र पे नहीं बल्कि तानाशाह बन के काम करेंगी? हमने जो है वो एक प्रज्ञा ठाकुर की बेगुनाही के बारे में भी कहा, हमने 200 बेगुनाह मुसलमानों के बारे में भी कहा। अच्छा होता कि अगर आप समझ पाते और इस तरह से बिना किसी पॉलिटिकल प्रेजुडिस के ये समझ पाते कि हमने 200 बेगुनाह मुसलमानों की पहले बात करी, उसके बाद एक प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में कहा। एक चीज, सच्चर कमेटी का जो आपको दर्द है वो दर्द हमारे अंदर भी है। ये दर्द जो है बेहतर होता है कि आप 10 साल में इसी तरह से बाहर निकालते, जिस वक्त की हम आपके सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा थे। उन्होंने तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के तहखाने में डाल दिया था। आज जो है वो सच्चर कमेटी ने जो कुछ कहा है उसको लागू करना चाहिए। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण से संबंधित है। अब आपने आरएसएस का नाम ले लिया, अब आरएसएस ने उसका विरोध किया, वो आप ज्यादा जानते होंगे, आप करीब होंगे। कभी मेरे सामने तो आरएसएस के किसी व्यक्ति ने उसका विरोध किया नहीं। धन्यवाद। एक जनरलाइज सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहा था, मोदी जी ने खास तौर पे, कि इस देश को 60 महीने के लिए इस चौकीदार के हाथ में दे दीजिए। लेकिन जो भी स्कीम मोदी सरकार की आती है, चाहे हाई स्पीड ट्रेन की बात कर लीजिए, बनाएंगे जरूर लेकिन 2023 तक। हम ग्रामीण योजना की बात कर ले तो हम ग्रामीण युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन 2022 तक। मेरा सवाल यही है कि जब 60 महीने के लिए सरकार आपकी है तो आपकी कोई भी स्कीम, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे शिक्षा की हो, सबका डेडलाइन 2019 ना होकर 2022-2023 करने से आप क्या लोगों को जो है भ्रमित करना चाहते हैं? अभी में तालेबंदी की, ये है 56 इंच का सीना। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज कांग्रेस पार्टी या कोई भी आपके और मित्र है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम कहें क्या, हम करें क्या। और इसलिए आपका ये जो कष्ट है, आपका ये जो सोग है, आपकी ये जो चिंता है, वो मैं मानता हूं स्वाभाविक है। क्योंकि जब मुद्दों का दिवालियापन होता है तो इस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनती है। इसलिए आपको हार की हताशा से बाहर निकलना चाहिए। मेरा आपसे है, कल आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था जो नरेंद्र मोदी जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड दिया है। आप बोल रहे थे मदरसे में घुसने नहीं देंगे मोदी जी को। क्या हाँ, यही मेंशन है, अभी मेरे पास खुली हुई है बीबीसी पे। क्या कारण है? आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि गरीब मुस्लिम पढ़ लेंगे तो आप लोगों की पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी? पहला सवाल, पहली बात आपके सवाल के जवाब में कि मदरसों में कितने % बच्चे पढ़ते हैं, इसको आपको समझना होगा। टोटल पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.5% कहां पढ़ते हैं? मदरसों में। ना 2.5% है। और 97.5% बच्चे ना मदरसों में पढ़ते हैं ना स्कूलों में जाते हैं, या कुछ स्कूल में जाते होंगे, ज्यादातर कहीं नहीं जाते। मैं चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार, इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 97.5% बच्चों के बारे में चिंता नहीं करते। 2.5% के बारे में उनके भी पेट में दर्द होता था, इनके भी पेट में दर्द हो रहा है। भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने जिस चीज को हाथ लगाया उसे खराब किया है। मुझे मंजूर नहीं है, मेरे मदरसे में आपको घुसने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा मुख्तार साहब आपको, क्योंकि आपने खराब किया वो सर। आपसे मुराद सरकारें जो हैं, सरकारी सिस्टम। बिहार में चले जाइए, बिहार में एक बड़ी संख्या मदरसों की ऐसी है जो मदरसा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो गई। भाई यही तो करेंगे ना आप, मॉडर्नाइजेशन। आप मदरसे की स्कीम होगी तो आप एक बोर्ड बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। तो आप क्या करेंगे? एक बोर्ड बनाएंगे, मुख्तार साहब एक बोर्ड बना देंगे, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, ये बना देंगे, या वो HRD मिनिस्ट्री बना देगी।
और वो फंड देना शुरू करेंगे। 100 करोड़ रुपए दिए हैं। एक तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है ये। भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे। आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? मुझे भिक्षा नहीं चाहिए आपसे, मुझे अधिकार चाहिए आपसे। आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए। आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। डर क्या है? मैं अंधा हूं। आपको डर क्या? कोई डर नहीं है। मैं जो डर होता तो मैं कहता आप जो चाहे करिए, मुझे डर नहीं है। मैं कह रहा हूं घुसने नहीं दूंगा मैं आपको। कहते हैं मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत क्या है? देखिए, जो मानस जी, जो दर्द मदनी साहब का है और जो अविश्वास की बात है, मैं मानता हूं कि जायज हो सकती है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूज 24 के कार्यक्रम के माध्यम से मदनी साहब और जो भी इस मुल्क में मदरसे चला रहे हैं, उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके मदरसों में किसी तरह का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मदरसों का सशक्तिकरण हो, मदरसों का आधुनिकीकरण हो, इसके लिए डॉक्टर जोशी जी ने भी उस वक्त योजना चलाई थी। उसके बारे में हम मदरसों से, मदनी साहब हैं, मदनी साहब और लोगों को जिनको बताएं, उनके साथ सरकार अगर जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया जा सके। जो दीनियात है वो सही है, दीनियात तो होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसका भी हिस्सा बन सके। उसमें अगर सरकार कोई उसमें मदद कर सकती है तो करेगी। मैं आपको यहां पर लिपापोती कहूं कि जी हमने बड़े मुसलमान बनाए, बहुत ज्यादा मुसलमानों को हम टिकट देते हैं, ये बात सही है, हमने नहीं दी है। जो हमें लगता है कि आगे और देना चाहिए। लेकिन असम में हमने जैसे बहुत से मुसलमानों को टिकट दिया, उसमें एक मुसलमान जीत करके भी आया। पार्लियामेंट में भी हम बहुत सा देते हैं, लेकिन वो संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि एक परसेप्शन बना दिया गया है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। तो वो परसेप्शन भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम भी जो है उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा किया कि मान लिया, और ये परसेप्शन किसी और ने नहीं बनाया सर, आप नहीं बनाया। नहीं, आप ज्यादा भाई साहब की मेहरबानी है। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। भाई साहब की मेहरबानी है। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल चेंज होगा। समझ सकता हूं कि देश में जितनी खराबियां हैं वो सब कांग्रेस की देन है। 2 सालों में जितनी तरक्की हुई है, जो चक्का है वो भी मोदी जी ने 2 साल में बनाया है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम से कम माना। तो अब माना, चक्का भी आपने बनाया, चक्का भी आपने बनाया है। वह बना बहुत पहले, वो कांग्रेस ने भी नहीं बनाया था, पर उसको भी उपलब्धि अपने ही में गिनाने के लिए आप हिचकेंगे नहीं। ये आप में एक बहुत बड़ा 56 इंच का जो सीने की बात हुई, ये आप में है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी भी क्यों हिंदुओं को गाली देगी? हमने कभी भी हिंदू को गाली नहीं दिया, और हमने कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने, क्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति ने अगर उसका शब्द का प्रयोग किया, कांग्रेस का स्टैंड बड़े स्पष्ट तौर से है कि आतंकवाद का कोई सबसे ज्यादा इनके जमाने में नहीं है, सबसे ज्यादा इनके जमाने में इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया गया। हमने इस देश में हिंदू मुसलमान की और सिख ईसाई की बात कम की है, हिंदुस्तानियत की बात की है और हिंदुस्तान की बात की है, और इसको कैसे आगे ले जाने की बात की है। किसी धर्म को हमने नीचे दिखाने का, किसी पर आरोप लगाने की बात कभी नहीं की। पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी, दिल्ली में एक सड़क का मुस्लिम नाम से बदलकर हिंदू नाम कर दिया जाए। तो ये बार बार मुद्दे उछलकर आते हैं, तो आपको इस पे लगाम नहीं कसनी चाहिए अपने जो सांसद हैं कि उस तरह के मुद्दे ना उठाया करें समय समय पर। देखिए, पहली बात यह है कि बीजेपी में 11 करोड़ से ज्यादा मेंबर है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की बात आती है। कुछ प्रमुख लोग जब बोलते हैं तो उनके कान खिंचाई भी होती है, उनको जो है वो उन पे लगाम भी लगाई जाती है, और ये चौराहे पे लगाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और जो पार्टी का हमारा फोरम है, उनको उपयुक्त फोरम पे उनको जो है वो जो संदेश देना होता है वो मजबूती के साथ दिया जाता है। मेरा सवाल मदनी साहब से है। मोदी सरकार के 2 साल में मदनी साहब कुछ हुआ हो चाहे न हुआ हो, आप मुसलमानों के उदारवादी चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, तो इन 2 सालों में कुछ हुआ हो चाहे न हुआ हो, मुसलमानों का चेहरा असदुद्दीन ओवैसी जरूर बन गए। वो जितना जहर उगलते हैं, मुसलमान उनको बहुत सुनते हैं। आपकी बात सुनता कोई नहीं, सुनते देखते सब ओवैसी को। ये क्या है? ये तो बहुत कड़वी बात आपने कह दी है, जो सच्ची भी है। अब इसका क्या इलाज है? आप लोगों को भी टीआरपी चाहिए। अब बयान आप वही दिखाएंगे जो रीजनेबल होगा, उसको नहीं दिखाएंगे।
जो वैसी बयानबाजी होगी दोनों तरफ का ये मामला है, इधर से भी और उधर से भी। जो अनरीजनेबल बात होगी उसको खूब दिखाए। क्या कहते हैं, कुत्ते ने आदमी को काटा न्यूज नहीं बनेगी, आदमी ने कुत्ते को काटा। अब उसमें मैं क्या करूं, लेकिन सूट करता है। इत्तेफाक से सरकार में बैठे हुए लोगों को ये सूट भी करता है, मीडिया को भी सूट करता है, तो भैया चलाओ।